जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको ग्रामर पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके ग्रामर से जो ना 60 प्रश्न रहने वाला है, और बुक से प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन से आपका कुल 40 प्रश्न ही पूछा जाता है। तो आपको ग्रामर पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम लोग ग्रामर का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद किताब वाले प्रश्न को भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि ही वाज टीचिंग इन द क्लास। ये जो है ना कौन सा टेंस है? तो पहले ही क्या है? तो ही सब्जेक्ट है आपका, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वाज तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाज या वेयर। वाज या वेयर, तो इसमें आपका वाज लगा हुआ है। उसके बाद देखिए टीचिंग कौन सा फॉर्म है? तो वर्ब का ये चौथा फॉर्म है, जिसे आप VNG फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जब भी वाज या वेयर लगा हुआ दिखेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। लेकिन इसमें V4 है, तो V4 में हो जाता है कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, अगर इसमें सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के बाद अगर V4 आता है, तब आपका हो जाएगा प्रजेंट, क्योंकि इज आर एम होता है प्रजेंट, तो प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें वाज या वेयर आया था, इसलिए हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से आसान ही प्रश्न रहता है टेंस से। उसको देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें देखिए कौन सा, पहले आप छोड़ने का प्रयास कीजिए, इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, क्योंकि इज आर एम रहना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं आपका। उसके बाद देखिए इसमें है कंटिन्यूस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इज आर एम V4 लगता है कंटिन्यूस में। और इंडिफिनिट टेंस तो इसमें जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे तो वहाँ से ट्रेन जो है खुल चुकी थी। तो इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, और खुल चुकी थी, तो इसमें चुकी थी आ गया, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसमें वर्ब टू लगा हुआ है, रिच्ड, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा C, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि सी हैड बीन रीडिंग हिज बुक फॉर ए मंथ। तो इसमें आप देखिए कि हैड बीन लग गया है, उसके बाद रीडिंग लग गया है। जब भी सब्जेक्ट के बाद हैड बीन उसके बाद जो है आपका V4 लगा हुआ रहता है, तो ये आपका जो है ना कौन सा टेंस हो जाएगा? तो ये तो पहला तो होगा ही नहीं, उसके बाद इसमें दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉरी, इसमें जो है ना आपका हो जाएगा, देखिए इसमें ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला तो नहीं होगा, क्योंकि वाज या वेयर के बाद इम्परफेक्ट लगता है। इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पर जो आप देखे थे, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना आपका इम्परफेक्ट रहता है, तो वाज या वेयर के बाद V4 लगता है। तो इसमें वाज या वेयर है ही नहीं, हैड बीन है, तो हैड बीन में हमेशा जो है हैड बीन के बाद V4 आया, तो आपको सीधे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजेश क्या है? तो राजेश देखिए खास एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो जिससे खास किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, प्रोपर नाउन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आर्मी क्या है? तो आर्मी मतलब सेना मतलब क्या होता है? जिससे समूह का बोध हो रहा है, तो जिससे समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसका आंसर होगा A, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है कि गोल्ड है, तो गोल्ड देखिए इसे नापा या तौला नहीं जा सकता है, मतलब इसे नापा या तौला जा सकता है, ये मटेरियल है एक तरह से, तो ये तो प्रॉपर नाउन होगा ही नहीं, कंपाउंड भी नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा, तो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गोल्ड जो है ना आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्लास, तो क्लास क्या है? तो क्लास से क्या बोध हो रहा है? इसे हम जो है ना एक तरह से क्लास वर्ग होता है, ये तो कलेक्टिव नाउन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो क्लास में मान लीजिए बहुत सारा क्लास है, तो उसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, काउंटेबल नाउन। मटेरियल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे किसी वस्तु के मात्रा का तो बोध हो ही नहीं रहा है। अनकाउंटेबल भी नहीं होगा, कंपाउंड नाउन भी नहीं होगा, कंपाउंड तो है ही नहीं ये, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C, काउंटेबल नाउन।
फिर है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी क्या है? तो डिफ़िकल्टी देखिए क्या है, तो मटेरियल तो होगा ही नहीं, पहले छांटिए इसमें। उसके बाद देखिए कंपाउंड भी नहीं होगा, काउंटेबल। डिफ़िकल्टी को हम नाप सकते हैं? ये तो नाप नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी अनकाउंटेबल नाउन। डिफ़िकल्टी मतलब होता है जो कठिन है, उसको वो तो हमको नाप ही नहीं सकते हैं उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इफ़ आई वेयर ए किंग, जो है ना, अगर मैं राजा बनते हैं, मतलब अगर मैं राजा बन जाऊं तो आई डैश मेक यू माई क्वीन, जो है मैं तुम्हें अपना रानी बना लूँगा। तो इसमें इस तरह से वाक्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ़ आई वेयर ए किंग आई मस्ट, ये हो जाएगा आई मस्ट मेक यू माई क्वीन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें जो है ना माइट नहीं होने वाला है, माइट भी नहीं होगा इसमें, सॉरी उसमें बोला गया था माइट, लेकिन माइट इसमें नहीं होने वाला है। इफ़ आई वेयर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो इसमें जो है ना मे भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपका सी, वुड होगा, वुड। उसका नेक्स्ट है कि डैश गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू होता है, ये आप भी कई बार सुने होंगे, तो इसका आंसर होगा बी, मे गॉड ब्लेस यू। उसका नेक्स्ट है कि इट डैश रेन टू नाइट, तो इट माइट रेन टू नाइट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इट माइट रेन टू नाइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्या हु नोज द नेक्स्ट लेसन अनिल डैश, तो अनिल क्या है? तो ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ तो हैव लगता ही नहीं है, डू भी नहीं लगता है, वुड तो लगेगा ही नहीं, तो डज नहीं लगता है हमेशा इसके साथ, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, डज। ये जो ना ये भी का V5 फॉर्म है, तो हमेशा इसके साथ V5 फॉर्म ही जुड़ता है, इसीलिए इसमें डज लगेगा। फिर है कि MOV है, तो MOV है ना, जो है ना आपका एक कलेक्टिव नाउन है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। सिर्फ आपको सब ध्यान में रखना है। उसके बाद है माइन। माइन क्या है? तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये सभी आप वॉइस पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया होगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ही डैश नोट हैव डन इट, ही डैश, तो ही मे होगा, ही मे नोट हैव डन इट, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आसान ये प्रश्न है कि मच। मच क्या है? तो मच तो एडवर्ब है, ये जानते हैं, लेकिन किसका बोध करा रहा है? एडवर्ब में, तो क्वांटिटी का बोध करा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा का बोध करा रहा है, जैसे किसी वस्तु के खाद्य पदार्थ में नहीं कहते मच देन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें मात्रा की बोध कराने के लिए हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। फिर है ओल्ड। ओल्ड क्या है? तो ओल्ड मतलब होता है पुराना, तो ओल्ड पुराना है, तो ये हो जाएगा आपका है ना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है कि मदर। मदर क्या है? तो मदर तो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, ये तो आसान ही था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि ही कट ए कैट। ही कट ए कैट, ये जो है क्या है? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका आंसर होगा ए, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद है कि आई एम राइटिंग ऑन ए पेपर एट प्रजेंट, कह रहा है ये कौन सा टेंस होगा? तो आई एम राइटिंग, तो इज आर एम के बाद अगर V4 आता है तो प्रजेंट में हो जाता है, प्रजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि जानते हैं इसमें सब्जेक्ट होता है, इज आर एम के बाद अगर जो है V4 आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो इसे हम लोग प्रजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि इट डैश रेन टू नाइट, तो इट डैश रेन टू नाइट, तो जो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा माइट। उसमें मे हुआ था, इसमें तो माइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टू नाइट के रेन जो है ना, रेन आ गया आपका वर्ब टू आ जाता है इसमें, तो इसीलिए माइट का प्रयोग होगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा बी, माइट। उसके बाद है टू डे। टू डे क्या है? तो टू डे से समय का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब तो है लेकिन इस समय का बोध कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका आंसर होगा ए, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मच है, तो रिपीट हो गया ये प्रश्न, ये तो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, किससे मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फिर है बैडली। बैडली क्या है? तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद है इनसाइड क्या है? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरह से जो ना आपका ग्रामर का जो ना जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग किताब वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसका पहला प्रश्न है कि द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सौ एज ए और एन डैश कॉर्न मर्चेंट। तो जो आपने द पेस फॉर लिविंग चैप्टर पढ़ा था, जो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया था, उसमें कह रहा है कि जो लेखक थे वह जो है ना मक्के के व्यापारी थे। तो वह कैसे मक्के के व्यापारी थे? तो वह एक बूढ़े मक्के के व्यापारी थे, बुजुर्ग मक्के के व्यापारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एल डेली से पढ़ते हैं एल डेली। तो एल डेली जो था वह कॉर्न मर्चेंट था, मक्के का व्यापारी को ही कहते हैं कॉर्न मर्चेंट। तो वह एक बुजुर्ग एल डेली कॉर्न मर्चेंट था। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है आपका कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर प्लेजर। मतलब जो है ना ट्रेवल्स, जो यात्रा करने के लिए जो ना यात्रा अगर हमें शीघ्र करते हैं तभी उसका हमें मज़ा आता है। प्लेजर मतलब खुशी मिलता है। तो यात्रा तीव्र गति से नहीं होती है। यात्रा को अगर तीव्र गति से कीजिएगा, अगर मतलब कहीं घूमने जाना है, तो वो तीव्र गति से यात्रा में हमें वो सुख ही नहीं मिलता है जितना हम शीघ्र से यात्रा करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से घूम टहल के यात्रा करते हैं, तो उसमें हमें असली प्लेजर मिलता है, खुशी मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए डैश। तो ए लिविंग, मतलब जो स्लो थिंकर्स होते हैं, मतलब धीमा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, वह जो अर्निंग करने में वह क्या होते हैं, तो अपने जीवन में बहुत ही पीछा होते हैं। तो डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका हो जाएगा लिविंग, मतलब अपने जीवन में। उसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स। मतलब जो है ना ऑथर लेखक जो है वह इंडियन फिल्म्स का तुलना किसके साथ करता है? तो वह वेस्टर्न पश्चिमी फिल्म के साथ करता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी फिल्म। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। तो उसका कंबाइंस होता है, पूरा चीज़ का, म्यूजिक हो गया, पोएट्री, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर, सभी का जो है ना कंबाइंस होता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कंबाइंस। उसके बाद है कि द ओल्ड वुमेन वाज डैश एनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल तो इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इंटेलिजेंट। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड दैम सिट विथ देयर डैश बेंट। तो सोल्जर हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोल्जर। जो सैडनेस होते हैं और सेवलेस का, वह सोल्जर होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सोल्जर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू डैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर डैश टू लास्ट, विल बी देयर लास्ट। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि ओड टू सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय। आपको पूरा चैप्टर का जो है ना प्रोज का भी और पोएट्री का, सभी का राइटर का नाम आपको याद कर लेना है, पोएट्री का नाम जो है ना पोएट का नाम याद कर लेना है। तो ओड टू ऑटम जो है ना, ओड टू जो सॉलिट्यूड है, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि हैप्पी मैन वंस आर सेटिस्फाइड बाय द पोइट्री इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फादर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, फादर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हावर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर हैप्पी मैन। उसके बाद इसका नेक्स्ट है, प्रश्न का अर्थ है कि जो हैप्पी मैन होता है उसका आवर्स हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गया और ईयर्स हो गया, वह किस तरह से गुजरता है? तो वह सॉफ्टली गुजरता है, सॉफ्टली, अच्छे तरीके से गुजरता है। मतलब वह सभी चीज़ों के अच्छे तरीके से एंजॉय करता है हैप्पी मैन। तो इसका अर्थ आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि मेडिटेशन, जो मेडिटेशन है इज़ द हैप्पी मैन। मेडिटेशन आदमी जो हैप्पी मनुष्य, मतलब जो खुशी व्यक्ति है, उसके लिए क्या होता है? तो प्लेजेज होता है। इसका आंसर बी। फिर द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश। तो बुरियड। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बुरियड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ पोर्टर्स इज द। तो उसका जो डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ द पोर्टर्स जो है वह होता है हिल्स। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, हिल्स। उसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द पोर्टर वाज गोइंग अप ए डैश। तो जब द पोर्टर ऑफ जो है ना वह गोइंग
ऑन, तो इसका राइट जो ना आंसर हो जाएगा ना, पोर्टर जो है वह क्लिफ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्लिफ। उसका नेक्स्ट है कि एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स डैश, पोर्टर मतलब कुली होता है, तो पोर्टर्स डैश बीट फास्ट, तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्स है, हार्ट है, नर्व्स है, मसल्स है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मसल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मसल्स। उसके बाद है कि द पोर्टर्स सन सेवर्ड विथ कोल्ड एंड वाज डैश, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा, तो जो इसका आंसर है ना हंगरी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, हंगरी। तो ऊपर वाला जो प्रश्न था इसका जो था ना रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स बीस्ट फास्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हार्ट होगा, ये नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इन द लास्ट लाइन द रीडर फाइंड्स द पोर्टर्स डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, तो रिजाइनिंग, इसका आंसर ए हो जाएगा, रिजाइनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है ना मिस्टर ग्रेसलर वाज ए डैश बुट मेकर, तो जो मिस्टर ग्रेसलर था वह जर्मन बुट मेकर था, इसका आंसर बी, जर्मन बुट मेकर। उसके बाद फॉर मिस्टर ग्रेसलर बुट मेकर वाज ए डैश, ए या एन डैश, तो एन आर्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, एन आर्ट। फिर है मिस्टर जो है ना मिस्टर गेसलर ब्लेम्ड द बिग फिल्म्स फॉर टॉकिंग अवे द जो है ना लाइवलीहुड ऑफ डैश लाइक हिमसेल्फ हु वर्कड ऑन ए लव स्केल, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बियर्स, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बियर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉरी इसमें बियर्स नहीं होगा, आपका हो जाएगा जो है ना वर्कर्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर वर्कर्स, ये जो है ना ये राइट आंसर आपका नहीं होगा। उसका नेक्स्ट है आपका कि व्हेन द ऑथर विजिटेड मिस्टर ग्रेसलर शॉप आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 2 years ही फाउंड अनदर डैश नेम ऑल्सो पेंटेड ऑन ऑफ द विंडोज ऑफ द शॉप, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बुट मेकर्स। उसका नेक्स्ट है कि द यंग मैन एडमिटेड डैट मिस्टर गेसलर वाज द बेस्ट बुट मेकर इज डैश, तो लंदन इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर है कि इट हैज़ बीन रिजाइनिंग सॉरी इट हैज़ बीन रनिंग फॉर ए वीक, ये क्या है, तो इसमें हैव के बाद जो है ना V4 लगता है, तो वह हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके अंदर नेक्स्ट है आपका कि ही वेंट होम, ये कौन सा है, तो ही वेंट होम सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया, तो V2 आता ही आपको पता चल जाएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो इस तरह से जो ना आपका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है, आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, किस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।